अस्सलाम वालेकुम। तो अब से हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 5 के जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने सीपीयू को स्केड्यूल करने के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, एज इट नेम शोज़ कि जो पहले प्रोसेस आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो बाद में प्रोसेस आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव से मुराद ये है कि सीपीयू को जब एक प्रोसेस असाइन कर दिया जाएगा, प्रोसेस कोई भी प्रोसेस अगर उसको किसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा तो सीपीयू उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने के बाद ही उस प्रोसेस को जो है वो छोड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है। और जो हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम है वो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। तो ये हमारे पास एक जो है ना टेबल बना हुआ है जिसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीपल जो है ना प्रोसेसेस दिए हुए हैं, उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है कि कितने किस टाइम पे वो जो है वो मेमोरी में आए थे, और बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो है ना वो लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बर्स्ट टाइम हमारा वो टाइम होता है कि कितना टाइम लेगा एक प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, अब बर्स्ट टाइम में जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट वाला टाइम भी आ जाएगा और सीपीयू की एग्जीक्यूशन वाला टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे प्रोसेस को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए बर्स्ट टाइम कितना टाइम लगेगा वो हमारे पास बर्स्ट टाइम होता है। और हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग कंप्लीशन टाइम फाइंड करेंगे कि किस टाइम पे हमारा जो है ना प्रोसेस जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई थी। टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे, वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे, और सारे एल्गोरिदम्स में हम लोग इन सारी चीज़ों को जो है फाइंड करेंगे। तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसको जो है ना इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक गैंट चार्ट बनाएंगे जिससे क्या होगा कि हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो इस टेबल को जो है सॉल्व करना जो है हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमने एक जो है ना गैंट चार्ट इसमें बनाएंगे। ठीक है, अब लेट्स से कि हमारे पास जो है एक प्रोसेस P1 है। ठीक है, तो हमारा जो टाइम स्टार्ट होता है सीपीयू का वो ज़ीरो से ही हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स से हमारा जो प्रोसेस P1 है वो अराइवल हुआ था ज़ीरो टाइम पे अराइव हुआ था। ठीक है, तो P1 जो है वो ज़ीरो पे अराइव हुआ और उसका बर्स्ट टाइम क्या था भाई, कितने टाइम लेगा वो टू यूनिट ऑफ टाइम लेगा अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाने के लिए। तो 2 टाइम पे जो है हमारा प्रोसेस P1 कंप्लीट होगा। और हमने पहले बात की कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है। एक प्रोसेस को पकड़ लिया, उसी प्रोसेस को जब कंप्लीट करेगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस को पकड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो अगर P2 को देखें तो P2 का अराइवल टाइम तो 1 था। P2 जो है वो यहाँ पे P1 की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो सिस्टम में आ गया था, लेकिन उसको जो है P1 की कंप्लीशन के बाद ही प्रोसेस जो है ना प्रोसेसर मिलेगा। ठीक है, तो 2 टाइम पे प्रोसेस P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, देन हमारे P2 प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा एट 2 यूनिट ऑफ टाइम। तो प्रोसेस 2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को करेगा, कंप्लीट करेगा और उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने में दोबारा से इसको भी 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे। ये जो टाइम है हमारा इसको हम लोग मिनट्स में ले लें, सेकंड्स में ले लें, मिली सेकंड्स में ले लें, ये हमारे पास इसमें कोई जो है ना वो बाउंड्री नहीं है कि आपने जो है ना वो टाइम इतना ही लेना है। इट्स अप टू अस कि हम लोग जितना टाइम लेना चाहते हैं हम लोग वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसेस 2 को भी एग्जीक्यूट होने में 2 सेकंड्स लगे। 2 सेकंड्स के बाद प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल 4 टाइम पे हमारा प्रोसेस P2 जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। लेकिन P जब हमारे पास 4 यूनिट ऑफ टाइम है तब हमारे पास यहाँ से कोई प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि P3 ने अराइव होना है एट 5 यूनिट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो 4 से लेके 5 यूनिट ऑफ टाइम तक हमारा CPU जो है वो आइडल बैठा रहेगा। ठीक है, 1 सेकंड के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हमारा CPU आइडल बैठा रहेगा, क्योंकि 4 और 5 के दरमियान हमारे पास कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। 5 टाइम्स पे प्रोसेस 3 आएगा। ठीक है, प्रोसेस 3 को प्रोसेसर मिलेगा क्योंकि प्रोसेसर ऑलरेडी जो है आइडल बैठा हुआ था। तो प्रोसेस 3 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। 3 यूनिट ऑफ टाइम वो लेगा अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाने के लिए, और 5 + 3 हमारा हो जाएगा 8। ठीक है,
तो 8 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारी प्रोसेस 3 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। और उसके बाद एट टाइम 6, इसके बिटवीन 5 और 6 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारा प्रोसेस P4 आ गया था। लेकिन उसको प्रोसेसर क्यों नहीं मिला? क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा। तो 6 टाइम पे ये प्रोसेस आ गया था P4, लेकिन इसको प्रोसेसर जो है वो 8 यूनिट ऑफ टाइम पे मिलेगा, ठीक है। और उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 4 है, यानी कि 4 यूनिट ऑफ टाइम लेगा वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने के लिए। तो 12 यूनिट ऑफ टाइम पे P4 जो है हमारा उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल टाइम देखें कि हमारे इन सारे के सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, तो हमारे 12 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे इन सारे के सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीशन टाइम कैसे निकालना है, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है और वेटिंग टाइम कैसे निकालना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है ना कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है। तो कंप्लीशन टाइम उसके नाम से ही जाहिर कर रहा है कि हम लोगों ने वो टाइम बताना है जिस टाइम पे हमारा ये प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा रहा है। तो P1 जो है वो तो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा रहा है 2 यूनिट ऑफ टाइम पे, और P2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन 4 यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट करवा रहा है। P3 की एग्जीक्यूशन जो है वो 8 यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो रही है, और P4 की जो है एग्जीक्यूशन वो हमारी 12 यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि जिस टाइम पे हमारा प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आएगा, ठीक है, उस टाइम से लेके उस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है कंप्लीशन में, ठीक है। इनके दरमियान ये जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, कि जिस टाइम पे हमारा प्रोसेस अराइव हुआ था और उसकी कंप्लीशन के दौरान जो टाइम था उसको हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, कि एक सीपीयू ने इस स्पेसिफिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस जो है P1 वो अराइव हुआ था एट 0 टाइम्स पे, ठीक है, और उसका कंप्लीशन टाइम क्या है 2, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस जो है उसका कंप्लीशन टाइम 2 है, और वो अराइव हुआ था हमारा एट 2 टाइम्स पे, ठीक है। तो हमारा इसका जो टर्न अराउंड टाइम है प्रोसेस P1 का वो 2 होगा। अब क्योंकि हमारा कंप्लीशन टाइम जो है वो ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग कंप्लीशन टाइम को पहले लिखेंगे और अराइवल टाइम को बाद में लिखेंगे ताकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना आए, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम हमारे पास इसका 2 था और अराइवल टाइम 0 था, तो हमारा जो है वो टर्न अराउंड टाइम 2 हो गया, ठीक है, कि 2 यूनिट ऑफ टाइम लिए इस प्रोसेस ने अपने अराइवल टाइम से लेके अपनी कंप्लीशन तक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कि इसी तरह हम लोग जो है ना वो बकाया प्रोसेसेस का भी निकाल लेंगे टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। जैसे हमारे पास सेकंड प्रोसेस है तो हम लोगों ने टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या बनाया था कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो अब दूसरे वाले का भी इसी तरह से निकाल लेंगे। प्रोसेस 2 4 टाइम्स पे कंप्लीट हुआ था और उसका अराइवल टाइम जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस नंबर 2 का टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह अब प्रोसेस नंबर जो है 3 का निकाल लेंगे। प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम है 8 और उसका अराइवल टाइम था 5, तो इसी तरह हमारा प्रोसेस 3 का टर्न अराउंड टाइम भी जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस नंबर 4 है। प्रोसेस नंबर 4 का कंप्लीशन टाइम था 12 और उसका अराइवल टाइम था 6, तो हमारे प्रोसेस ने टोटल 6 सेकंड लिए अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। ये अराइवल टाइम से लेके उसको प्रोसेस को कंप्लीशन तक हमारे जो है वो 6 सेकंड लगे, ठीक है। तो अराइवल टाइम अब अगर हम लोग P4 को देखें तो P4 का अराइवल टाइम था 6, ठीक है। तो 6 से लेके 12 तक हमारे जो है ना 6 यूनिट ऑफ टाइम ही लगते हैं। तो अराइवल टाइम जिस टाइम पे अराइव हुआ था और जिस टाइम पे वो कंप्लीट हुआ था उसके दरमियान हमारे 6 सेकंड ही बने और यहाँ पे हम लोगों ने 6 सेकंड ही निकाले हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास रह गया है वेटिंग टाइम निकालने वाला, कि एक प्रोसेस जब हमारे पास मेमोरी में आया है
तो उसको कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा है प्रोसेसर का कि उसको प्रोसेसर मिले और वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग P1 को ही देखेंगे। P1 अराइवल हुआ था हमारे पास एट 0 टाइम्स। ठीक है, और 0 टाइम पे ही वो अराइव हुआ और 0 टाइम पे ही उसको जो है प्रोसेसर मिल गया और उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। तो प्रोसेस P1 को तो बिल्कुल कोई वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही वो अराइव हुआ वैसे ही उसको जो है ना प्रोसेसर मिल गया और उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 2 जो है वो हमारे पास 1 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइव हुआ था, लेकिन 1 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था और 2 यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोसेस P2 को प्रोसेसर मिला। तो इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा था प्रोसेस नंबर 2 को प्रोसेसर की असाइनमेंट के लिए। इसी तरह प्रोसेस नंबर 3 है, वो 5 टाइम्स पे अराइव हुआ था और 5 टाइम पे ही प्रोसेस नंबर 3 को प्रोसेसर मिल गया था, क्योंकि हमारा जो CPU है वो ऑलरेडी आइडल बैठा हुआ था। तो इसको भी बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा था। प्रोसेस नंबर 3 जैसे ही अराइव हुआ वैसे ही उसको जो है ना CPU असाइन हो गया और उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। एंड लास्ट वन इज़ के प्रोसेस नंबर 4 हमारा 6 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइव हुआ था, लेकिन 6 यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोसेस नंबर 3 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था। तो प्रोसेस नंबर 4 को 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा था कि उसको CPU 2 यूनिट ऑफ टाइम लेट उसको जो है प्रोसेसर मिला था और फिर उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी। और वेटिंग टाइम का वैसे जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये गैंट चार्ट बना लेते हैं तो इसके थ्रू भी हमारा जो है हमें वेटिंग टाइम निकालना जो है आसान हो जाता है। ठीक है, गैंट चार्ट हम लोगों ने इसीलिए बनाया था, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है इस फार्मूले के तहत आप लोग जो है ना वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। दैट्स इट।